नमस्कार दोस्तों। आज मैं हूं आप सभी के साथ। मेरा नाम है उदित शर्मा और मैं आज आपको सीए इंटरमीडिएट का बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि एक हार्ड सब्जेक्ट माना जाता है ऑडिट, जिसको पासिंग मार्क्स लाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैं आज आप सभी को ऑडिट पढ़ाने जा रहा हूं। और ये जो है वीडियो वो मई 2023 वाले बच्चे भी देख सकते हैं और नवंबर 2023 वाले बच्चे भी देख सकते हैं। ये दोनों एग्जाम के लिए रेलेवेंट वीडियो है। तो आज हम जो ऑडिट में चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 4, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जो कि अपना इंटरमीडिएट के जो एग्ज़ाम पर्पज़ से अगर मैं देखूं पास्ट ट्रेंड के एनालिसिस के बेसिस पे, तो ये आपके कम से कम 15 टू 20 मार्क्स की वेटेज रखता है। मतलब आपके एग्ज़ाम का 20% पोर्शन यहीं से आपके आता है, चाहे वो ट्रू फॉल्स में हो, चाहे वो एमसीक्यू बेसिस पे हो, या फिर आपके जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो, तो यहीं से पूछे जाते हैं। और ये जो चैप्टर है ये आप मतलब इस ऑडिट का क्या कहते हैं, बेस जो होता है, इस चैप्टर को ऑडिट का बेस माना जाता है। और अगर आप इस चैप्टर को नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो लेट्स बिगिन। और ये जो मैं आप लोगों के लिए जो ये जो रिवीजन वीडियो है ये आप लोगों के लिए चला रहा हूँ। और होप सो आप इसको एंजॉय करोगे। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस रिवीजन सीरीज का फ़ायदा उठा सकें। तो अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 4, इसको मैंने इसको मैंने कैटेगरी बी में क्या है डिवाइड किया है, बिकॉज ये बहुत ही टफ चैप्टर माना जाता है। बट अगर आप ये चैप्टर नहीं करते हैं तो फिर आपको बाकी चैप्टर में भी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस चैप्टर की रेलेवेंसी आपको सारे चैप्टर में देखने को मिल जाएगी दोस्तों। ये आ गया हमारा चैप्टर नंबर 4, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। आज हम इसी की शुरुआत करते हैं। मैं आपको इम्पोर्टेंट जो भी कीवर्ड है उसको भी हाईलाइट करते हुए चलूँगा, तो आप साथ-साथ में हाईलाइट करते रहना बच्चों। और ये कोई भी मटेरियल नहीं है, ये पूरा का पूरा आईसीएआई मटेरियल ही है जिसको यहाँ पे लाया गया है। ठीक है? तो अपन इस चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो बच्चों, हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। अपना फर्स्ट टॉपिक आता है ऑडिट रिस्क। तो देखो, जब अपन किसी ऑडिट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो मतलब ऑडिट की स्टार्टिंग कैसे होती है, अपने को सबसे पहले क्या है कि वो जानना होगा कि अपन किस टाइप से ऑडिट प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो फिर अपने को धीरे धीरे ये चैप्टर समझने आएगा। ठीक है, तो मान के चलो कि आप मतलब अगर कहीं पे ऑडिट करने जा रहे हो, ठीक है, और आपको बोले फिक्स एसेट की आपको ऑडिट करनी है, ठीक है, और आपको फिक्स एसेट का डेटा गिवन है 300 करोड़। ठीक है, तो आप फिर वो कैसे करोगे। आप सबसे पहले ये करोगे कि आप सबसे पहले अगर किसी चीज को ऑडिट करना है तो आप उसका क्या निकालोगे, मेटेरियलिटी निकालोगे। ठीक है,
और अगर मटेरियलिटी पूरे फाइनेंशियल के बेसिस पे है तो उसको अपन क्या कहते हैं, जो कि एकदम कंप्लीट क्या होता है, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट होता है वो होता है। और जब वो अगर किसी स्पेसिफिक आइटम पे बेसिस होता है तो अपन उसको क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कहते हैं। ठीक है। तो अपन सबसे पहले क्या कहते हैं, ऑडिट रिस्क है। तो ऑडिट रिस्क देखो बच्चों क्या होता है कि है ना, अपन ऑडिट का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, जो अपने को ऐसे 200 क्या कहता है कि है ना, ऑडिटर का जो ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव होता है ट्रू एंड फेयर व्यू देना। ठीक है। और फ्रॉड डिटेक्ट करना। ठीक है। अब लेट सपोज करो कि आपको कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, और उसमें फ्रॉड है, और आपको अगर वो नहीं पता चलता है, मतलब किसी ऑडिटर को वो चीज़ नहीं पता चलती है, और नेचुरली में क्या है वहाँ पे फ्रॉड है, तो उसी को क्या कहते हैं, ऑडिट रिस्क कहते हैं। और लेट सपोज अपन अगर सेकंड सिचुएशन में देखें कि है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे हैं, और आपने बोला है कि है ना वहाँ पे फ्रॉडुलेंट है, मतलब जो कंपनी है, कंपनी का जो डाटा गिवन है उसमें आप बोलते हैं कि फ्रॉड है, तो वो ऑडिट रिस्क में इंक्लूड नहीं किया जाता। तो लेट्स स्टार्ट। तो अब क्या है कि मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट करो आप लोग। So audit risk means the risk that the auditor gives an inappropriate audit opinion. Inappropriate audit opinion when जब financial statement are materially misstated, मतलब यही चीज आ गई कि मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड, मतलब वो मिसस्टेटेड है, बट आपने क्या बोला, इनअप्रोप्रिएट का मतलब क्या हुआ कि आपने बुलाना बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सही से बने हुए हैं। तो है ना, इसी को क्या कहते हैं अपन, ऑडिट रिस्क कहते हैं। तो थस इट इज द रिस्क दैट द ऑडिटर में फेयर टू एक्सप्रेस एन अप्रोप्रिएट ओपिनियन, fair to express an appropriate opinion in an audit assignment. The audit risk could be simplified understood as follows. During the audit of a company, if yadi the financial statement of that company are misstated and those misstated are materially in nature, then there will be a risk that audit opinion given by the auditor regarding audit of that company would be incorrect. Then that risk will be known as audit risk. तो अपन इसी को क्या कहते हैं, ऑडिट रिस्क कहते हैं। जहाँ पे भी मिस स्टेटमेंट का नाम आता है तो अपन ने को क्या है कि जो भी अपन ऑडिटर लोग होते हैं, अपने को मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ़र्क पड़ता है। ये जो छोटी-मोटी गलतियाँ होती हैं, अपने को उससे कोई मतलब नहीं होता, कि जहाँ पे भी अगर आपको मिसस्टेटमेंट वर्ड दिखें, तो वहाँ पे ये समझ जाना कि अपन क्या है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है? अब आता है एग्ज़ाम्पल। अब देखो बच्चों, इसका एग्ज़ाम्पल समझते हैं अपन कि जैसे स्ट्रेंथ लिमिटेड है, उसने परचेज़ किया ए प्लांट एंड मशीनरी or for 2 crores in the financial year, or the accountant of Strand Limited debited 2 crore in the repair and maintenance। मतलब कि कोई अकाउंटेंट था, उसने फिक्स असेट क्या किया, परचेज किया 2 करोड़ का। ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होती है कि यार फिक्स असेट को अपन डेबिट करते हैं, बट उसने क्या किया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस को डेबिट कर दिया। ठीक है, उसने उसको पी&एल में डाल दिया, मतलब उसने लॉस कम कर दिया। ठीक है। तो जब उसने ऑडिट किया, जब ऑडिटर ने इस चीज़ को ऑडिट किया तो उसने ये चीज़ नोटिस नहीं किया, और उसने बोल दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या है, एकदम ट्रू एंड फेयर भी शो हो रहे हैं, बट एक्चुअली में क्या है, वहाँ पे फ्रॉड हुआ है। मतलब इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो अपन इसी को क्या बोलेंगे, ऑडिट रिस्क कहते हैं। अब ऑडिट रिस्क जो है, टू कंपोनेंट का क्या है, जॉइंट पार्ट होता है। मतलब जब अपन टू कंपोनेंट को कंबाइन करते हैं, दोनों को साथ समझते हैं, उसी को क्या कहते हैं, ऑडिट रिस्क कहते हैं। तो वो टू कंपोनेंट कौन से हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रोमम, एंड सेकंड चीज डिटेक्शन रिस्क। ठीक है। तो अब आता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट।
रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो रोमम होता है, ठीक है। तो रोमम भी अब दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन सा इसमें क्या क्या आता है? एक तो आता है अपना इनहेरेंट रिस्क और दूसरा आता है कंट्रोल रिस्क। एक आता है इनहेरेंट रिस्क और सेकंड आता है कंट्रोल रिस्क, ठीक है। तो अब अपन पढ़ते हैं इनहेरेंट रिस्क। अब देखो बेसिकली इनहेरेंट रिस्क क्या होता है कि चाहो आप मतलब कि या ना किसी कंपनी में कंट्रोल लगाने से पहले, मतलब जो कि अपन क्या है कोई भी कंपनी होता है, ठीक है। तो कंपनी का मैनेजमेंट पार्ट क्या होता है कि रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए क्या करता है, कंट्रोल लगाता है, ठीक है। तो फिर उस कंट्रोल को लगाने से पहले जो भी रिस्क होता है ना बच्चों, तो उसको अपन इनहेरेंट रिस्क कहते हैं। मतलब उसको कम नहीं है, मतलब उसको कम किया जा सकता है बट उसको जीरो नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसमें होता क्या है इनहेरेंट रिस्क? द ससेबिलिटी ऑफ एन assertion about a class of transaction, account balances, disclosure to a misstatement that could be material, either individually or when aggregated with other misstatements, before consideration of any related control. Before consideration of any related control मतलब कंट्रोल लगाने से पहले जो भी आपको ऐसा सस्पेक्ट होता है, मतलब जैसे कि क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब आप किसी अजर्शन, मतलब जो भी आप ऑडिट करते हैं एजर्शन बेसिस पे करते हैं। सीबोप याद है ना बच्चों? अपन जैसे कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड डिस्क्लोजर एंड राइट एंड ऑब्लिगेशन, वो क्या होते हैं, सारे एजर्शन होते हैं। तो वो है ना, अपने को क्या होता है कि एजर्शन को मतलब सेटिस्फाई करना पड़ता है कि वो है कि नहीं है। तो अपने को उससे रिलेटेड कुछ भी सस्पेक्ट हो तो अपन उसको क्या बोलेंगे, इनहेरेंट रिस्क कहते हैं, ठीक है। देयर इज ऑलवेज a risk that before considering any existence of internal control, before, क्या वर्ड आया बच्चों, before considering any existence of internal control in an entity, a particular transaction, balance of an account, or disclosure required to be disclosure required, एक सेकंड बच्चों, या आ गया। So disclosure required to be made in financial statement of an entity have a chance of being misstated and such misstatement can be material. सेम चीज आ गया अपना। तो दिस रिस्क इज नॉन एज इनहेरेंट रिस्क। अब आता है कंट्रोल रिस्क, मतलब कि फाइनेंशियल की जो क्या है कि मैनेजमेंट क्या है कि अपने कुछ इंटरनल कंट्रोल्स लगाती है, ठीक है। तो वो कंट्रोल्स जो है वो इफेक्टिवली, एफिशिएंटली एंड कॉन्टिन्यूसली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो जो रिस्क होता है उसको डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं अपने को, वो क्या होता है, कंट्रोल रिस्क होता है, ठीक है। तो अब हम इसको पढ़ते हैं, शायद आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। मैं ऐसा यही मान के चल रहा हूँ कि आपका ये पहले से पढ़ा हुआ होगा, ठीक है बच्चों। अब अपन बढ़ते हैं कंट्रोल रिस्क। The risk that a misstatement that could occur in an assertion about a class of transaction, account balance, or disclosure, and that could be material either individually or when aggregated with other misstatements will not be prevented, detected, and corrected on a timely basis by entities internal control, ठीक है। Control risk is a risk that internal control existing and operating in an entity would not be efficient enough to stop from happening or find and then rectify in an appropriate time any material misstatement relating to a transaction, balance of an account, or disclosure required to be made in the financial statement of that entity.
सो इन ए वे इट कैन बी सेड दैट देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशंस होता है बिटवीन कंट्रोल रिस्क एंड एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑफ एन एंटिटी। अब ये एक चीज बहुत ही समझने वाली बात है कि अगर जो कि मैनेजमेंट ने कंट्रोल लगाए हैं वो अगर एफिशिएंसी वर्क कर रहे हैं तो आपका कंट्रोल रिस्क कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। और अगर कंट्रोल रिस्क कम हुआ तो आपका रोमम भी क्या होगा? कम होगा। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर आपकी एफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल वर्क कर रहे हैं एफिशिएंटली तो इसमें क्या होगा? आपका कंट्रोल रिस्क क्या होगा? कम होगा। तो इसलिए इसमें होता है अपना इनवर्स रिलेशन बिटवीन कंट्रोल रिस्क एंड एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल। सेम चीज आगे बच्चों नीचे आप पढ़ सकते हो। ये देखो, कंट्रोल ऑफ एन एंटिटी इज हाई, द कंट्रोल रिस्क इज लो, एंड एफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल ऑफ दैट एंटिटी इज लो, कंट्रोल रिस्क इज हाई। इनवर्स रिलेशनशिप। ओके बच्चों, अब आप एग्जाम्पल खुद पढ़ लीजिएगा। अब आता है असेसमेंट ऑफ रिस्क, मैटर्स ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। सही है कि जो असेसमेंट ऑफ रिस्क होता है मतलब इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, ये क्या होता है ऑडिटर के लिए मैटर्स ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट होता है। ठीक है। असेसमेंट ऑफ रिस्क इज बेस्ड ऑन ऑडिट प्रोसीजर to obtain information necessary for that purpose and evidence obtained throughout the audit। कि मतलब ये जो अपना असेसमेंट ऑफ अपन रिस्क करते हैं वो ऑडिट प्रोसीजर के थ्रू करते हैं। एंड अपन कौन सा ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे तो वो क्या होता है मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट होता है कि आप इंक्वायरी लगा रहे हो, आप इंस्पेक्शन लगा रहे हो, कि आप रीपरफॉर्मेंस लगा रहे हो, या आप रिकैलकुलेशन कर रहे हो, तो एटसेट्रा। The assessment of risk is a matter of a professional judgment rather than a matter of capable of precise measurement आता है। ओके, समझे बच्चों? अब नेक्स्ट टॉपिक, सेम चीज जैसे मैंने आपको बताया कि ऑडिट रिस्क में क्या इंक्लूड नहीं किया जाता है कि आपने मतलब किसी फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है उसमें फ्रॉड नहीं है और आप मतलब ऑडिटर ने रिपोर्ट किया कि उसमें फ्रॉड है तो अपन उसको ऑडिट रिस्क में इंक्लूड नहीं करते। ये सेम चीज लिखी हुई है, पढ़ लो कि द ऑडिटर माइट एक्सप्रेस करेगा एन ओपिनियन दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिस्टेड व्हेन दे आर नॉट। मतलब एक्चुअल में फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है वो मटेरियली मिस्टेड नहीं है और आप बोल रहे हो कि वो मटेरियली मिस्टेटेड है। सेकंड चीज, ऑडिट रिस्क इज अ टेक्निकल टर्म जो कि रिलेटेड है टू द प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग। इट डज नॉट रेफर टू द ऑडिटर्स बिजनेस रिस्क सच इज लॉन्ग फ्रॉम लिटिगेशन, loss from litigation, adverse publicity, or other events arising in connection with the audit of financial statement। ठीक है। अब आता है रिस्क ऑफ असेसमेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट टू लेवल्स। जैसे कि मैंने आपको बोला टू लेवल्स, मतलब एक तो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे होता है, एक तो एक तो क्या होता है कि ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे होता है और दूसरा एडजस्टेशन लेवल, दैट मीन्स क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन पे, अकाउंट बैलेंसेस पे एंड डिस्क्लोजर पे। ठीक है। तो इन टू लेवल पे क्या होता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट अपन करते हैं। नेक्स्ट चीज, अब हमने कंपोनेंट पढ़ लिया। कंपोनेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है? अपना इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क अपने ने अच्छे से डिटेल में किया है इसको। ठीक है। कंट्रोल रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ द डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल बाय मैनेजमेंट। ठीक है। मतलब कि जो आपने क्या है कि इंटरनल कंट्रोल को जैसे डिजाइन किया है वो सेम जिस रूप में आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते थे उसको किया है कि नहीं किया, और अगर आपने इम्प्लीमेंट किया तो उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा। मतलब कॉन्टिन्यूटी की बात चल रही है। ठीक है। However, internal control can only reduce but not eliminate risk of material misstatement in the financial statement. This is because of inherent limitation। जैसे कि मैंने आपको बताया inherent limitation को कम किया जा सकता है बट उसको जीरो नहीं किया जा सकता। इसीलिए आपने स्टार्टिंग में पढ़ा है
कि an auditor can't be can't be issue and can't be say financial statement is एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, दैट मीन्स एक ऑडिटर जो है अपना एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता, मतलब कि जो ऑडिटर है वो हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस ही देता है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट चीज करते हैं। ऑडिटर असेस कंट्रोल रिस्क एज रिलाई और नॉट रिलाई ऑन कंट्रोल्स। कि अब जो ऑडिटर असेस करता है कि कंट्रोल रिस्क मतलब कि जो इंटरनल कंट्रोल है उस पे रिलाई किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो वो कंट्रोल रिस्क असेसमेंट करता है तो उसको क्या-क्या बातें कंसीडर करनी पड़ती हैं। कंट्रोल एनवायरनमेंट, तो अपन इसका फर्स्ट पॉइंट आता है कंट्रोल एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करता है, इन्फ्लुएंस ओवर इंटरनल कंट्रोल। मतलब जो कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है वो क्या करता है, इंटरनल कंट्रोल को इन्फ्लुएंस करता है, मतलब कि इफेक्ट डालता है कंट्रोल एनवायरनमेंट। एक कंट्रोल एनवायरनमेंट अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों क्या होता है। A controlled environment that support करता है the prevention, detection and correction of material misstatement, जो अलाउ करता है greater confidence in the reliability of internal control and audit evidence जो generated within the entity। ठीक है, चलो मैं आपको यही बता देता हूँ कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या होता है। जैसे कि मतलब किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ने कोई भी जो चीज़ होती है, ठीक है, उसके ऊपर इंटरनल कंट्रोल लगाया। लेट्स सपोज करो कोई ट्रांजेक्शन है, ठीक है, एम्प्लॉय को सैलरी देना है। अब एम्प्लॉय की सैलरी पे है ना, मतलब जो मैनेजमेंट है उसने है ना मतलब बोला है, मतलब एक इंटरनल कंट्रोल लगाया है कि है ना उसमें 3 बंदे क्या है कि साइन करेंगे। अब लेट्स सपोज करो कि उसमें 3 बंदे ऐसे हो कि जो उसी डिपार्टमेंट के हो, तो क्या वो इफेक्टिवली काम कर रहा है? नहीं कर रहा। तो फिर उसमें क्या होगा, कंट्रोल रिस्क ज़्यादा होगा। ठीक है? अब मैं यहाँ पे सैंपलिंग की चर्चा भी कर सकता हूँ, बट मैं अभी यहाँ पे सैंपलिंग को लाना नहीं चाहता बिकॉज़ फिर सब कुछ मिक्स अप हो जाएगा। ठीक है? तो however, it does not guarantee the effectiveness of specific control. We therefore test the operating effectiveness of controls over significant class of transaction। मतलब एजर्शन लेवल पे भी आप इसको टेस्ट करते हो। When we plan to take a control Reliance Industries आता है, मतलब Reliance Strategy, सॉरी, when we plan to take a controls Reliance Strategy। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ बच्चों ये इंपॉर्टेंट है। देखो, द कंट्रोल एनवायरनमेंट में अंडरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ स्पेसिफिक कंट्रोल्स एंड इज की फैक्टर इन आवर कंट्रोल रिस्क असेसमेंट। मतलब कौन कौन से फैक्टर है जो की फैक्टर होते हैं कंट्रोल रिस्क असेसमेंट में। अपने को अपने को इवोल्यूशन करना है ऑफ द रिलेटेड आईटी प्रोसेस, जो अपन एआईएस में चैप्टर नंबर 3 भी है शायद आपके, कि अपन उसमें पढ़ते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ द रिलेटेड आईटी प्रोसेस, मतलब जो आईटी मैनेजमेंट का होता है, जो आईटी टेक्निक्स जो कि कोई भी कंपनी यूज़ करती है, कोई भी ऑपरेशन यूज़ करता है, तो उसमें क्या होता है साथ में रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, तो उसको इवैल्यूएट करना। ठीक है, आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल, मतलब कि उसमें क्या है कि एक तो आईटी भी है और उसमें मैनुअल कंट्रोल भी इंक्लूड हुआ है। ठीक है, मैनुअल यानी जैसे अपन ह्यूमन। ठीक है, and our testing approach over Scott and disclosure process. Significant class of transactions Scott means. Okay. The expectation of the operating effectiveness of control based on the understanding of entities process। कि अपन जो कंट्रोल रिस्क असेस करते हैं उसको अंडरस्टैंडिंग करते हैं, मतलब सबसे पहले अपन एंटिटी को अंडरस्टैंड करते हैं। आपको याद मतलब आपको वॉक थ्रू याद होगा बच्चों, जब अपन वॉक थ्रू करते हैं तो अपन सबसे पहले एंटिटी को अंडरस्टैंड ही करते हैं, और उसी का मतलब कि एंटिटी को अंडरस्टैंड करने का मतलब क्या है कि मतलब उसका किस टाइप का इंडस्ट्री से उसका रिलेशन है। ठीक है, उसमें क्या क्या आना इनहेरेंट रिस्क हो सकता है, क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व होता है, और उसमें क्या क्या कंट्रोल लगाए जा सकते हैं, और कहाँ पे फ्रॉड पाया जा सकता है, तो ये सब चीज़ें हैं।
Now, control risk assessment when control deficiency are identified. कि जब क्या है कि अपन क्या है कि मतलब कोई ऑडिटर है, ठीक है? उसको ऐसे बिलीव होता है कि जो कि है ना मैनेजमेंट ने इंटरनल कंट्रोल लगाए हैं, वो क्या है कि क्या है ना ऐसा काम नहीं कर रहा है। मतलब कि वो ना तो प्रिवेंट कर रहा है, ना डिटेक्ट कर रहा है और ना ही करेक्ट कर रहा है, ठीक है? तो उसमें अपन क्या बोलते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा बेटा, ठीक है? कि व्हेन ऑडिटर आइडेंटिफाई डेफिशिएंसी एंड रिपोर्ट करता है ऑन इंटरनल कंट्रोल, ही डिटरमाइन्स करता है सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट adjustment that are affected by the ineffective controls in order to evaluate the effect on control risk assessment and strategy for the auditor financial statement. मतलब कि अगर वो उसको लगता है कि जो इंटरनल कंट्रोल है वो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो फिर वो क्या करेगा कि अपना इससे प्लान बनाएगा, स्ट्रेटेजी चेंज करेगा। मतलब इसमें सैम्पलिंग उसकी ज़्यादा हो जाएगी। सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा आप लोगों को समझाने के लिए। क्यों? क्योंकि अब देखो कि आपका कंट्रोल रिस्क क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। मतलब आपके मतलब किसी मैनेजमेंट का कि जो कंट्रोल है वो क्या है, अच्छे नहीं है, रिलायबल नहीं है। ठीक है? तो फिर आपका इससे कंट्रोल रिस्क हायर होगा। अपने ने पढ़ा इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है? तो इसमें उसका कंट्रोल रिस्क हायर होगा और अगर कंट्रोल रिस्क हायर हुआ तो उसका रोमम भी हायर होगा और अगर रोमम हायर हुआ तो सैम्पलिंग भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये वही चीज़ बता रहा है कि अपन कैसे सैम्पलिंग करेंगे, कितनी सैम्पलिंग करेंगे, कौन सी अप्रोच लगाएंगे, कौन सा ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे, ठीक है? तो इसको आप पढ़ लेना, मैंने आपको समझा दिया है अच्छे से। एग्जाम क्वेश्चन है या अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंबाइंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेटमेंट। मतलब कि जब अपन रिस्क ऑफ मटेरियल मतलब जब अपन रोमम करते हैं, ठीक है? तो अपन इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क को अलग अलग नहीं पढ़ते, अपन दोनों को साथ पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन ही क्या होता है, रोमम होता है, ठीक है? तो ये इसमें वही चीज़ बताया है, द एसेट डू नॉट ऑर्डिनरली रेफर टू इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क सेपरेटली, सेपरेटली नहीं बता रहा बट रेदर टू ए कंबाइंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। However, the auditor may make a separate or combined assessment of inherent and control risk depending on the preferred audit techniques, methodology, and practical consideration आता है। मतलब कि इसमें जो एक है ना ऑडिट गाइडेंस का बुक आता है, तो आप अगर उसमें देखो तो उसमें ऑडिट टेक्निक्स दी गई हुई है, उसमें ऑडिट मैथोलॉजी यूज़ की गई है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है? The assessment of the risk of material misstatement may be expressed in quantitative terms। मतलब अपन इसको क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिफिएबल है ये, इसको न्यूमेरिकल डेटा में अपन एक्सप्रेस किया जा सकता है, सच एज इन परसेंटेज मतलब कितना रोमम है, और नॉन क्वांटिटेटिव टर्म्स में भी अपन इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है? तो अपने ने पढ़ा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट टू कंपोनेंट का कंबाइन असेसमेंट है, एक तो इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। सो ऑडिट रिस्क क्या होता है, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। अब अपन पढ़ते हैं डिटेक्शन रिस्क। अब देखो डिटेक्शन रिस्क क्या होता है कि जैसे कोई ऑडिटर है, ठीक है? वो क्या करता है कि ऐसा ऑडिट प्रोसीजर लगाता है, मतलब किसी भी रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको असेस करने के लिए। तो वो क्या है ऑडिट प्रोसीजर लगाता है, ठीक है? अब वो कोई जो ऑडिट प्रोसीजर लगाता है, जैसे लेट्स सपोज करो उसने इंक्वायरी लगाया, तो क्या वो इंक्वायरी सफिशिएंट है? क्या पता अब कि है ना मतलब आगे उसने किससे इंक्वायरी की है, उसने है ना कहाँ से इंस्पेक्शन की है, क्या सोर्स है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो इसमें क्या होता है, डिटेक्शन रिस्क होता है कि मतलब उसने जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए गए हैं, उसने जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया है, तो क्या वो सच में उसको वो शो करके दे रहे हैं, वो उसको बता रहे हैं कि कितना रोमम है, कितना मतलब उसमें कितना रिस्क है, ठीक है? उसमें क्या फ्रॉड हो सकता है। तो अब अपन इसको यहाँ से पढ़ते हैं, देखो। आओ आओ बेटा इसको पढ़ें।
the risk that the procedure performed by the auditor to reduce audit risk to an acceptably low level. एक्सेप्टेबली लो लेवल मतलब इसको मतलब जो क्या होता है कि रिस्क है, मतलब जैसा आप सभी जानते हो कि रिस्क को है वो क्या है कि मिनिमाइज कर सकता है बट जीरो नहीं कर सकता, मतलब उसको एक्सेप्टेबली लो लेवल तक लाना होता है एंड विल नॉट डिटेक्ट ए मिस स्टेटमेंट that exists and that could be material either individually or when aggregated with other misstatement. Suppose auditor of a company use करता है certain audit procedure for the purpose of obtaining audit evidence and reducing audit risk. But still there will remain a risk that audit procedure used by the auditor may not be able to detect a misstatement which by nature is material, then that risk is known as detection risk. ठीक है बच्चों, ये अपना कॉन्सेप्ट हो गया कि रोमम क्या होता है। ठीक है, ऑडिट रिस्क क्या होता है, तो ये अब केस स्टडी है। मैं आपको केस स्टडी के लिए नेक्स्ट सेशन दूंगा, मतलब जब ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो अपन इसके पार्शियल के क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, अच्छे से करेंगे बेटा, टेंशन मत लो, सारे कर पाऊंगा मैं, बस आप साथ में बने रहो। ठीक है सॉरी, और अपना कंट्रीब्यूशन देते रहो, लाइक करो सब्सक्राइब करो क्योंकि ये हमारा मोटिवेशन है, और ताकि मैं आप लोगों के लिए फ्यूचर में एक से अपकमिंग वीडियो लाता रहूं एंड आप एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर करो, दिस इज़ माय विश। सो मेरे चैनल के साथ बने रहो। ठीक है, वापस टॉपिक पे आ जाओ। आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब आ गया एसए 315। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको कल करवाऊँ या आज करवाऊँ। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो अपन इसको कल ही करते हैं बच्चों। ये एक अच्छा टॉपिक है, आज हमने अच्छा टाइम इन्वॉल्व किया है इसको। क्या होता है इनहेरेंट रिस्क, क्या होता है कंट्रोल रिस्क, क्या होता है डिटेक्शन रिस्क, तो हम इसको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, और लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो अच्छी लगे तो फॉरवर्ड करो ताकि आपके दोस्तों आपके और आपके जो भी है ना रिलेटिव है उन सभी का फ़ायदा हो और ये ज़्यादा से ज़्यादा जगह ये वीडियो पहुँचे। ठीक है, तो थैंक्स अ लॉट, टिल देन, गुड गुड एंड बाय बाय, टेक केयर।